है। पहली बात तो ये। अब रही बात देखिए एब्सटेन करने की कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। अगर सीधा सीधा आपको फायदा पहुंचाना होता इन्हीं पार्टियों को, टीडीपी को, बीआरएस को या अकाली दल को, तो सीधा सीधा आपके समर्थन में वोट डाल देती। लेकिन हुँ, अगर ये आपके समर्थन में नहीं खड़े हैं तो कहीं हुँ, ना कहीं ये सबको मालूम है कि अंतरात्मा की आवाज तो जरूर जागी है। और नरेंद्र मोदी जी आज एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, एक कमजोर सरकार चला रहे हैं, हुँ, बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं, इसलिए ये आपके साथ आज नहीं खड़ी हैं। और हुँ, रही बात, इन्होंने नीतीश कुमार जी की बात करी, उनकी बिल्कुल चरण वंदना करी। नीतीश कुमार जी के डीएनए पे किसने सवाल उठाया था, बिहार की धरती पे जाके किसने सवाल उठाया था, ये सबको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के डीएनए पे सवाल उठाने का काम किया था, उनको अपमानित करने का काम किया था। अब रही बात इस चुनाव की, पुनीता जी, जी, देखिए जो हमारे कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी, वो जी, हमेशा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए आए हैं। हुँ, सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के जज रहे हैं, उनके कई लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं, और उन्होंने हमेशा संविधान के दायरे में रह के काम किया है। उपराष्ट्रपति के लिए सबसे आप कह सकते हैं सबसे एलिजिबल कैंडिडेट, सबसे बेस्ट कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी ही हैं। हुँ, और क्योंकि मैंने जो पहली बात बोली थी कि जिन सांसदों की पिछले 11 वर्षों में, जिन घटक दलों की पिछले 11 वर्षों में दो लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आवाज दबाने का काम किया है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खत्म करने का काम किया है, वो आज सामने निकल कर आएंगे, उनकी अंतरात्मा की आवाज जागेगी, और वो संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए बी सुदर्शन रेड्डी जी के लिए वोट करने का काम करेंगे। रिजल्ट आज सबके सामने आ जाएगा। ठीक है। चलिए रोकना चाहूँगी मैं आपको और एक बार ज़रा क्योंकि रिएक्शंस आ रहे हैं और बीजेपी के सांसद गणेश सिंह और बीजेपी सांसद आलोक शर्मा से हमारे संवाददाता ने बात की है। क्या वो कह रहे हैं ज़रा वो सुन लेते हैं एक बार। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद भवन में मेरे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के सांसद गणेश सिंह। आलोक शर्मा बात करेंगे गणेश सिंह जी से। गणेश सिंह जी, क्या लगता है अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ेगी या संख्या के आधार पर जीत तय होगी? एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय राधा कृष्णन जी भारी मतों के साथ आज उनके पक्ष में मतदान होगा और उनकी विजय होगी। एनडीए का उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहा है और जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है उनकी पराजित है। किस तरह से आप कह रहे हैं कि पराजित है? क्या संख्या के आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन वो तो अंतरात्मा की आवाज पर वोट मांग रहे हैं? संख्या के आधार पर ही हम कह रहे हैं, हम अंतरात्मा की आवाज पर नहीं बोल रहे, हम संख्या के आधार पर बोल रहे हैं कि विजय सुनिश्चित है। आलोक जी, आप भी आज वोट डालेंगे तो आपका ये पहली बार वोट होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? भारत के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होंगे और हम सब लोग निर्वाचन के लिए अंदर जा रहे हैं। लेकिन आप लोग इसके पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर गए थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सांसद। क्या था सर वहाँ वहाँ के ब्रेकफास्ट के मेन्यू में क्या चीजें थी? देखिए, हमारा ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारा पार्टी का अपना संगठन है। सभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसद आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले पे एकत्रित हुए थे। वो जलपान ग्रहण करने के बाद सीधे लोकसभा आए हैं। यहाँ भारत के उपराष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन हो रहा है उसमें हिस्सा लेंगे। वो सीपी राधाकृष्णन जी जब हमारी मतगणना होगी, जो परिणाम आएंगे, देश के हमारे उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो ये थे आलोक शर्मा। गणेश सिंह जिनका कहना है कि सीपी राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है क्योंकि संख्या उनके पक्ष में है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। कौन जीतेगा जीतन मान जी? आज चुनाव में कौन जीतने वाला है? सीपी राधाकृष्णन जिंदाबाद। कितने वोट मिलेंगे आपको सर? कम से कम 100 तो ये थे जीतन राम मांझी जिनका कहना है कि सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे और दो तिहाई से ज्यादा वोट उनको मिलेंगे। ये प्रियंका गांधी थी जिनका उन्होंने कुछ भी बात करने से मना किया मीडिया से। आप देख सकते हैं प्रियंका जी मतदान करने के लिए जा रही हैं। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव जी हमारे साथ में मौजूद है। राजीव जी, उपराष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान होना है, क्या लगता है आपको जीत हार क्या संख्या के आधार पर तय होगी या अंतरात्मा की आवाज पर? मैं तो अपील करता हूं एनडीए के सहयोगी साथियों से कि एक सुनहरा मौका है, अंतरात्मा की आवाज पर संविधान के साथ खड़े हो जाओ। संविधान यकीन रखने वाले को इंडिया गठबंधन के आओगे तो आप
सम्मान मिलेगा। आपको क्या लगता है सर कि ये मात्र 3 साल में ही जो मौजूद जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनको हटाना पड़ा, फिर से दोबारा चुनाव कराने पड़े? चलिए, मीडिया मानने तो लगे कि उनको हटाना पड़ा, उनको हटाया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह हटाया गया जो उस पद के साथ शोभा नहीं देता। ये तो राजीव राज, जिनका कहना है कि अगर एनडीए के साथी भी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालेंगे तो अच्छा होगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है, और दूसरा पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। तो पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई जीत का दावा कर रहा है। और एक बार फिर से मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मनोहर, मैं आपके पास आऊंगी। क्या अपडेट है वहां से? क्या पता चल पाया है कितने सांसदों ने अब तक वोट कास्ट कर दिया है? देखिए, करीब 20 से 25 सांसदों ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और ये शुरुआत की अगर मैं बताऊं तो 20 मिनट की बात कर रहा हूँ, 10:20 तक। और लगातार सांसद हों, केंद्रीय मंत्री हों, सभी लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पहला सांसद के तौर पर उन्होंने वोट कास्ट किया है और वो संसद से रवाना हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने वोट कास्ट किया है। वहीं टीडीपी से हम बात करें तो टीडीपी के सांसदों ने वोट कास्ट किया है। उसके अलावा वाईएसआरसीपी के सांसद जो पीयूष गोयल के घर पर पहुंचे थे, वो संसद भवन पहुंच करके उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट डाला है। इसके अलावा जीतन राम मांझी सुन रहे थे, वो किस तरह से जिंदाबाद के नारे। ठीक है मनोहर, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार फिर से मैं धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ईशान त्यागी जी ने भी कहा जिस तरीके से एनडीए की आवाज़, जो एनडीए के सांसद है, उन्हें उनकी विचारधारा को दबाने की कोशिश होती है। और इस बार क्रॉस वोटिंग होगी और अंतरात्मा की आवाज़ पर वोटिंग होगी। ये तो पहले ही साबित हो चुका है, क्योंकि बीजेडी हो, बीआरएस हो या फिर श्रोमणी अकाली दल, उन्होंने तो पहले ही दूरी बना ली है। और अभी आने वाले समय में, यानी कि जैसे जैसे समय बीतेगा, तमाम तस्वीरें जब साफ होगी, साफ हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सांसद हैं, यानी कि एनडीए के कितने सांसद हैं जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट डाला है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं पुनीता जी, सारे सांसद, जितने भी सांसद हैं, वो सब अंतरात्मा की आवाज में ही वोट कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई व्हिप तो है नहीं। और अंतरात्मा अगर जाग गई सबकी, तो फिर कांग्रेस के पास शून्य समर्थन मिल जाए, इसका भी मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं पहले तो अभी तो 100 के आसपास हम देख रहे हैं कि 100 वोटों के आसपास का फासला है हमारे और उनके बीच में, उससे हम जीत रहे हैं। लेकिन अगर सच में अंतरात्माएं जाग गई तो कांग्रेस का तो रहा ना कोई रोआ नारा वाली स्थिति हो गई, जो देश में आज स्थिति हुई है। समझिए कि जिस पार्टी ने निर्विरोध रूप से, निर्विवाद रूप से सालों तक इस देश में शासन किया है, उस देश में तीसरे टर्म में अगर 99 वोट पर आकर के प्रसन्न है, तो समझिए कि किस स्तर तक जा चुका है इनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल। और 11 साल से लोग शासन में हाथ मल रहे हैं। 6 बजे के बाद फिर हाथ को आप हाथ मलते हुए नहीं पाएंगे। ये हाथ छाप को हाथ मलते हुए 11 बजे, 6 बजे शाम को 6 बजे के बाद जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, आप फिर हाथ मलते हुए पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस क्रॉस पे चढ़ाने के लिए क्रॉस वोटिंग की खोज करती रहती है, और क्रॉस वोटिंग के सहारे क्रॉस करते हैं लोकतंत्र को क्रश करने का जो कार्य कांग्रेस ने किया है, वो इस देश के आम जनमानस के मस्तिष्क में है, मन मस्तिष्क में है। कांग्रेस जब करप्शन का पर्याय हो गई, तभी तो लोकतंत्र से इतिहास हो गई ना। तभी तो हम इतने सालों से सरकार में है, सेवा में है, लगातार सामंजस्य बनाए हुए हैं। और हम चाहे कम सीटें रहें या ज्यादा सीटें रहें, एनडीए की सरकार तो तीसरे टर्म में चल रही है। और जनता के कदमों में सर झुकाकर हम कहते हैं कि सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। और आज चांदी के चम्मच पे चाय का केतली लिया हुआ व्यक्ति, लेकिन निशान जी तो ये भी कह रहे हैं ना धनंजय जी कि इस बार तो ये भी साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से सांसदों को साथ में लेकर चल रहे हैं, यानी कि लिटमस टेस्ट बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री का इस चुनाव। यानी कि शाम को 6 बजे के बाद अगर हम चुनाव जीत जाएंगे, तो प्रधानमंत्री की प्रशंसा ईशान त्यागी और कांग्रेस के सारे नेता आपको करते हुए पाए जाएंगे। इस बात की पुनीता जी आप तस्दीक कर रही हैं कि शाम 6 बजे के बाद
कांग्रेस के सारे प्रवक्ता और नेता कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन की नैया के खेवैया नरेंद्र मोदी जिस तरह से व्यापक जन समर्थन के साथ चल रहे हैं, कांग्रेस का भी पूरा नेता और प्रवक्ता ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व उनको भी सर्वमान्य है। उनको भी पता है कि उनके पास ठीक है, क्या कहेंगे शांति त्यागी जी आप? प्रधानमंत्री के आगे उसका जोर नहीं चल ठीक है, मैं आपके पास जी देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो सरकार चला रहे थे 303 की और वादा कर रहे थे, सपने देख रहे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने 400 पार के, उनको 240 पे लाके खड़ा देश की जनता ने किया है। विपक्ष ने उनको झुकाया है और कई अहम मुद्दों पे झुकाया है। जीएसटी पे हम 7-8 साल से बोल रहे हैं कि आप जो हम चाह रहे थे वो इन्होंने करने का काम किया। हम तो दूरदर्शी सोच रखते हैं। हमने जातीय जनगणना के वादा राहुल गांधी जी ने किया था कि देश में जातीय जनगणना होकर रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये मानना पड़ा, पहली बात तो ये। और देखिए, रही बात जीत और हार की, पुनीता जी, जीत और हार चुनावी जो हमारी जो राजनीति है उसका एक हिस्सा है। कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई ज्यादा वोटों से जीतता है, कोई कम वोटों से जीतता है। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री जी सिर्फ 1.5 लाख के मार्जिन से जीते और राहुल गांधी जी 4 लाख के ऊपर से मार्जिन से जीते। तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। दूसरी बात, लोकतंत्र को क्रॉस कर देंगे। अरे लोकतंत्र को तो आप क्रॉस कर रहे हैं पिछले 11 साल से। विपक्ष की आवाज तो आप दबा रहे हैं पिछले 11 साल से। एक्टिविस्ट की आवाज तो आप दबा रहे हैं पिछले 11 साल से। पत्रकारों की आवाज तो आप दबा रहे हैं पिछले 11 साल से। हमने देखा किस तरह से कई पत्रकारों को जो सरकार के खिलाफ कोई स्टोरी करते हैं, कोई लेख लिखते हैं, उनको जेल पहुंचाने का सरकार ने काम किया और उनपे यूएपीए जैसी जो धाराएं हैं वो लगाने का काम किया। तो लोकतंत्र को क्रॉस तो आप कर रहे हैं। रही बात देखिए भ्रष्टाचार की, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी जो हमारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने ब्लैक मनी के खिलाफ, काले धन के खिलाफ सरकार को, हमारी सरकार थी, ये कहते हैं कि हमारे नजदीकी थे, लेकिन हमारी ही सरकार थी उस समय यूपीए की, उसको ये आदेश दिया कि काले धन पर एक एसआईटी गठित होगी। तो अगर एक न्यूट्रल व्यक्ति, न्यूट्रल कैंडिडेट हमें आज मिला है, तो उसकी प्रशंसा कम से कम आपको और हमारे यहाँ जो साथी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, उनको करनी चाहिए। लेकिन काले धन की बात एक व्यक्ति और करते थे 2014 से पहले कि स्विस बैंक से काला धन वापस ले आऊंगा। काला धन अगर स्विस बैंक से आ जाएगा तो 15-15 लाख हर एक के अकाउंट में मिल जाएंगे। स्विस बैंक के जो जिनका खाता है स्विस बैंक में, उसकी लिस्ट वो जेब में लिए घुमा करते थे। 11 साल हो गए आज सरकार चलाते हुए प्रधानमंत्री जी को, ना वो लिस्ट सामने आई, ना स्विस बैंक के नाम सामने आए, ना स्विस बैंक के जो पैसा था वो सामने आया। उसका वादा प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया था और वादा ये भी किया था कि 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि एक जुमला निकला जो इन्हीं के अमित शाह जी ने बताया। तो भ्रष्टाचार की बात ये ना करें, भ्रष्टाचारियों को साथ रखने की बात ये ना करें। सबको पता है अजीत पवार किसके साथ हैं आज, छगन भुजबल किसके साथ हैं आज, हिमंता बिस्वा शर्मा किसके साथ हैं आज, जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा करते थे प्रफुल्ल पटेल, वो आज किसके साथ हैं। जिनको ये पानी पी पी के भ्रष्टाचारी कहते थे, जेल पहुंचाने की बात करते थे, चक्की पी सिंह, एलपी सिंह कहते थे, वो आज सब लोग भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर भ्रष्टाचारी से एकदम पाक साफ हो गए हैं और वो इनके साथ खड़े होते हैं। तो भ्रष्टाचार पे हमें लेक्चर देने का काम ये सरकार ना करे। आप ये देखिएगा कि 6 बजे से जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो यकीनन, क्योंकि जो विपक्ष के दल हैं वो कई दल हम एक साथ, इसमें इंडिया गठबंधन के जो दल हैं और जो अन्य दल हैं इंडिया गठबंधन से जो जुड़े हैं इस मुद्दे पे, वो कहीं ना कहीं उनकी जो बहुमत है वो सामने निकल कर आएगी। और हार जीत तो एक हिस्सा है, नहीं भी आई तो ये साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के साथ उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के घटक दलों के कितने सांसद खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल रहे हैं कि जो नंबर गेम के हिसाब से अगर हम देखें तो एनडी की ही जीत होगी, ये मान के चल रहे हैं ना आप शांति त्यागी जी? नहीं तो नंबर, भाई आप एक बात बताइए ना, नंबर तो इनके साथ हो सकते हैं लेकिन अंतरात्मा की आवाज तो इनके हाथ में नहीं है ना। आप लोगों को वैसे दबा सकते हैं, आप लोगों की आवाज को दबा सकते हैं, आपकी जो मौखिक आवाज है उसको दबा सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज को नहीं दबा सकते। जब व्यक्ति वोट करने जाएगा तो वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट करेगा। प्रधानमंत्री जी जो वोट चोरी करते हैं वो हाथ पकड़ के तो नहीं दबा देंगे, या हाथ पकड़ के तो ठप्पा नहीं लगवा देंगे जब वोट करने जाएंगे सांसद। तो अंतरात्मा की आवाज जब निकल कर आएगी तो वो साफ तौर पर पता चल जाएगा कि
इन्हीं के घटक दल या और इन्हीं के सांसद जो इनके अंदर फूट है इस समय भारतीय जनता पार्टी में, वो सबके सामने आपको निकल के दिखते रहेगी। और लिटमस टेस्ट में प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं फेल ही नजर आएंगे, चाहे कोई भी रिजल्ट हो इसका। धनंजय गिरी जी, 3 सवाल। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिटमस और पुनीता जी एक आखिरी 5 सेकंड सिर्फ एक सवाल का जवाब और दिलवा दीजिए, क्योंकि मैंने धनखड़ साहब पे का पूछा था कि वो कहाँ हैं, उनका स्वास्थ्य देखने भारतीय जनता पार्टी के कितने वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेता, गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पर, इनके जेपी नड्डा जी या प्रधानमंत्री जी, कितने लोग धनखड़ साहब का स्वास्थ्य पूछने गए और हमें बता दीजिए। हम पूछने जाना चाहते हैं क्योंकि वो गुमनाम है, गायब है आज की डेट में, तो हमें बता दीजिए वो कहाँ पर है। जी धनंजय जी बताइए कहाँ है जगदीप धनखड़ जी, क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा, अचानक से गायब हो गए। और ईशान त्यागी जी ने यह भी कहा कि जिनको वो कोसते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, वो जब खुद पार्टी में शामिल हो जाते हैं बीजेपी में तो वो उनकी छवि साफ हो जाती है। उनका दूसरा सवाल। तीसरा, ये लिटमस टेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बता रहे हैं, तो इन सभी सवालों का जवाब जरा दीजिए आप। पुनीता जी, मैं तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं तो लोकतंत्र की मर्यादा के लिए सम्मान करते हुए चुनावी प्रक्रिया का 6 बजे तक का इंतजार कर रहा था, लेकिन आपके चैनल का और अपने छोटे भाई ईशान त्यागी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी से मुझे बधाई दे दी। हार की स्वीकारोक्ति उन्होंने दबे स्वर में ही सही लेकिन कर ली, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है कि उपराष्ट्रपति ठीक है सरकार की तरफ से बने, लेकिन वो सबका सम्मान करेंगे, इनका भी सम्मान करेंगे। इनको भी उनका अभी से ही बधाई दे देनी चाहिए। 6 बजे तक का इंतजार ही नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस हाथ मलेगी 6 बजे के बाद तो पता था, लेकिन अभी से हाथ मल रही है, इस बात की जानकारी मुझे हुई, प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि लोकतंत्र में कांग्रेस का यही होना था, यही होना भी चाहिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का जो काला नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जीत होगी, होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अंतरात्मा की आवाज सुनकर सांसद वोट डालेंगे। तो इनके बोलने के पहले मेरा एक सवाल था कि अगर एनडीए की जीत हो जाएगी तो क्या जो प्रधानमंत्री का लिटमस टेस्ट वो कह रहे हैं, तो क्या इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को राष्ट्रव्यापी तौर पर स्वीकार करेंगे और ये मानेंगे कि हाँ उनका नेतृत्व नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने बौना है, या उनका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के समक्ष समर्थ खड़ा होने की स्थिति में नहीं है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नेशन और दुनिया में जिस तरह से स्वीकारोक्ति मिली है वो कांग्रेस भी माने कि नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व करता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। पुनीता जी, अभी मैं आपको दोनों के, राहुल गांधी जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक फर्क छोटा सा समझा देता हूं। मैंने अभी बताया, शायद धनंजय जी ने सुना नहीं होगा। किसानों के जब 3 काले कृषि कानून आए थे, हमने उसका विरोध किया था, हमने कहा था उसको वापस लो। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए बॉर्डर पे बैठे हुए, इस सरकार ने उनको मार डाला, मैं ये कहता हूं। और उसके बाद ही सरकार कहती है कि नहीं कोई किसान नहीं मरा, और उसके बाद उन तीनों काले कृषि कानून को लेने का काम करती है, वापस लेने का काम करती है, और प्रधानमंत्री जी देश से माफी मांगते हैं। हमने, अगर आपने हमारी बात मानी होती तो ये जो किसान शहीद हुए हैं वो नहीं होते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते रहे। हमने कहा देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। खैर जनगणना भी नहीं हुई देश में, तो पिछले 2021 में होनी थी, छोड़ दीजिए कोरोना था, लेकिन जनगणना भी नहीं हुई देश में। लेकिन सरकार को राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली बात को मानना पड़ा और जातीय जनगणना को उन्होंने बोला कि हाँ देश में होगी। कब होगी ये नहीं बताया और कैसे होगी ये भी नहीं बताया। जीएसटी पे हम 7-8 साल पहले बोलते आए थे कि आपने गलत तरीके से जीएसटी लागू किया है नोटबंदी ने, और जीएसटी ने देश की जो रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई क्षेत्र, एमएसएमई जो सेक्टर है उसको तोड़ने का काम किया है, उसको खत्म करने का काम किया है। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने अभी पिछले 2-4 दिन पहले ही जीएसटी काउंसिल की बैठक करवा के और उसको दुरुस्त करने का कोशिश करी और काम किया, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछले 8 सालों में जो हमारी प्रगति पे एक ब्रेक लग गया था उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये तो है हमारा नेतृत्व और आपका नेतृत्व में फर्क, कि हम दूरदर्शी सोच रखते हैं और आप अपने मित्रों के लिए सोच रखते हैं। रही बात जो अभी हमारे साथी यहाँ कह रहे थे लिटमस टेस्ट की, लिटमस टेस्ट में देखिए, अब ये मैं आपको यही बोला कि जो राजनीति होती है और चुनाव होते हैं उसमें हार जीत एक हिस्सा होता है। अगर हार गए सीपी राधाकृष्णन तो लिटमस टेस्ट में फेल ही माने जाएंगे प्रधानमंत्री जी, और उनको रिजाइन कर देना चाहिए। और खैर संघ उनसे रेजिग्नेशन, उनसे जो इस्तीफा है वो ले भी लेगा। उसके बाद अगर वो जीत भी जाते हैं तो ये सामने निकल कर आएगा कि कितने लोग, कितने घटक दल और कितने ही उनके सांसद,
क्योंकि बीजेपी में अलग अलग धड़े हुए हैं, अभी अलग अलग जो नेता हैं वो अपने अपने धड़ों को लेके घूम रहे हैं। कितने सांसद और कितने घटक दल उनके साथ खड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो नंबर भारतीय जनता पार्टी वाले मान के चल रहे हैं उनको मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, उनको बहुत कम नंबर मिलेगा। और लिटमस टेस्ट में वो चाहे सीपी राधाकृष्णन जीते हारे, प्रधानमंत्री जी तो लिटमस टेस्ट में फेल ही नजर आएंगे आपको कहीं ना कहीं देखिए। ठीक है, जवाब दीजिए धनंजय गिरी जी। पुनीता जी, अब इस बात का आप क्या जवाब देंगे कि कम जीतेंगे, हारेंगे? धनखड़ साहब का जीत भी जाए एड्रेस तो एक बार भी- दिलवा दीजिएगा मुझे। और कुछ बाकी हो तो भी बोल लीजिए, तभी बोलता हूँ। नहीं, आप धनखड़ साहब का बता दीजिए कौन मिलने गया आपके यहाँ से, और एड्रेस बता दीजिए कहाँ है वो आजकल। एक बार वो जी। तो लोगों को भी पता चल जाएगा कि उन्होंने स्वास्थ्य का सिर्फ हवाला दिया या फिर उनसे इस्तीफा लिया गया। बोलिए धनंजय पुनीता गिरी जी। जी, आखिर इस्तीफे की वजह क्या है, ये विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है। ईशान भी मुझे इतना जानते हैं कि मैं बीच में बिल्कुल ही नहीं बोलता हूँ, क्योंकि भूले भटके वो कमजोर विद्यार्थी का काम है बीच बीच में बोलते रहे। मैं एक ही बार में एक ही स्लॉट में अपनी बात कहता हूँ। देखिए, तो आप इस बातों का कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है, फ्यूज है कि डिफ्यूज है, जनता से तो खैर पहले से रिफ्यूज है। आप देखिए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन जीते तो भी प्रधानमंत्री के लिटमस टेस्ट में फेल, और हारे तो भी लिटमस टेस्ट में फेल। ऐसा जो प्रवक्ता और ऐसी वक्ता और ऐसे विचार कांग्रेस के ही हो सकते हैं, कंफ्यूज नेतृत्व के हो सकते हैं, 90 चुनाव हारने वाले नेतृत्व के ही हो सकते हैं, 91वां हारने की तैयारी वाले के ही हो सकते हैं। और मैं तो अभी तक ये जानता था कि देश के आम जन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था है। आज मुझे लगा कि कांग्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था है, कि जो कांग्रेस इतने सालों में नहीं कर पाई वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही हो सकता है। चाहे वो किसान को हो, आम आदमी का सम्मान हो, चाहे दीदियों को, भाई कांग्रेस को मौका मिलेगा तो अपनी दीदी को राज्यसभा भेजेंगे राहुल गांधी। हमें मौका मिलता है तो हम लखपति दीदी बनाते हैं, हम 12 करोड़ 15 करोड़ किसान सम्मान निधि देते हैं, 12 करोड़ 15 करोड़ इज्जत घर बनाते हैं, 4 करोड़ गरीबों के घर बनाते हैं, 4 करोड़ नए घर की तैयारी करते हैं, 1.5 करोड़ का अभी शुरू हो गया काम करना। तो कांग्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नेतृत्व में आस्था है। ये मुझे आज थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी इस बात की हुई। उनको लगता है कि जो काम ये लोग नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी से ही संभव है, और देश की जनता जो सुन रही होगी नहीं, उनका ये उसको भी कहना लगेगा कि है कांग्रेस दबाव जहां होता है, विपक्ष इसके बाद वही कोई रहना। कदम उठाया जाता है। नहीं तो इसके मतलब देश की जनता जो सुन रही होगी वो चाहेगी कि कांग्रेस दबाव बनाती रहे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन भी तरक्की करता रहे, क्योंकि 7.5% से ऊपर का ग्रोथ रेट है, जब तमाम वैश्विक स्तर पर तमाम तरह के प्रतिबंधों को झेलते हुए, और 1.5% से नीचे महंगाई दर है। ये कांग्रेस के पूरे 10 साल के कार्यकाल में आप उठाकर देखिए, या किसी कार्यकाल में बता दीजिए कि इतना बड़ा इन्फ्लेशन का अंतर रहा हो, कि जब इतनी बड़ी महंगाई का, इतनी कम रेट में इन्फ्लेशन हो और इतने बड़ा विकास का दर हो। लेकिन ये देश की जनता समझ रही है कि भाई ऐसे ही कांग्रेस को रहना चाहिए, कि कांग्रेस दबाव बनाती रहे, और नरेंद्र मोदी जी जो दिन जीविका के साथ, जिस प्रगति के साथ, जिस उन्नति के साथ, जिस तरक्की के साथ, जिस मेहनत मशक्कत के साथ मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस कंट्रीब्यूट कर रही है कि उस पर प्रेशर बना रही है। बिल्कुल बनाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तो मर्यादा है कि विपक्ष का काम है कि हमें बताना, लोकतंत्र को जगाना, लोकतंत्र में जागृत और जीवंत और प्राणवंत बनाना। ये नहीं करना कि भाई आप करके संसद में आकर के आंख मारना, संसद में आकर के हिंदू हिंसक होता है कहना, ये सब न करने के बजाय अगर सचमुच में आप जिस तरह से कर रहे हैं, प्रेशर बनाइए, आप नीतियों पर विरोध करिए। असहमतियों का सम्मान ही तो लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने तो असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र तो उसी की वानगी है। हम तो कहते हैं कि भाई असहमत हो, आप हमसे असहमत हो, हम आपसे असहमत हो, ठीक है धनंजय लेकिन जी, लोकतंत्र के मुद्दे पर, राष्ट्र के ईशान मुद्दे त्यागी पर जी का जो हम जवाब दोनों था एक दूसरे के साथ जगदीप धनखड़ जी को लेकर, जगदीप धनखड़ को लेकर जरा वो भी जवाब दे दीजिए कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता हालचाल जानने के लिए पहुंचा, उनकी तबीयत खराब थी, इस्तीफा जो दिया गया उसके पीछे की वजह भी वो जानना चाहते हैं, तो वो जवाब भी जरा दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है पुनीता जी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद वो अपने आवास पे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले अपना आवास खाली किया है, और सारे लोगों के संपर्क में, सारे लोग उनका कुशलक्षेम पूछ रहे हैं, उनके संपर्क में हैं। अब ये बात यह है कि कांग्रेस को अगर जगदीप धनखड़ जी की इतनी ही चिंता थी तो उनके घर खाली करने में, उनके जाकर के उनका हालचाल पूछना चाहिए, उनके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति रहा होता है वो सरकार के साथ उसका सिस्टम कनेक्टेड रहता है, उनको रहने के लिए व्यवस्था की जाती है, वो सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से लगातार सुचारू रूप से चल रही है, और लगातार वो संपर्क में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। अभी आपने सारे टीवी चैनल में 2-3 दिन पहले जब वो घर खाली कर रहे थे तो सब दिखाया था, लेकिन
आप इस लोकतंत्र में इतने बड़े पद पर और इतनी बड़ी गरिमा पर बैठे हुए व्यक्ति का इस्तेमाल सिर्फ आप अपनी मस्खरी के लिए करें, ये मुल्क के लिहाज से अच्छा नहीं है। ये पहले भी आप कर चुके हैं। जब वो उपराष्ट्रपति पद पर थे तब भी आप ये काम करते थे, और उपराष्ट्रपति पद से हटे फिर भी आप ये काम करते हैं। यानी कि कांग्रेस अपनी कुत्सित मानसिकता से कब बाहर आएगी, ये देश जानना चाहता है कि कब ही कुत्सित मानसिकता से आप बाहर आएंगे, कब इसको मिमिक्री के, कब मखौल का, कब इसको आप इससे बाहर निकल के आएंगे। आपको अगर चिंता है तो उपराष्ट्रपति का कार्यालय बना हुआ है, जिसमें आप जाएंगे सदन में, आप ये जो सवाल आप कर रहे हैं, ये सवाल आपके नेता को करना चाहिए। अगर राहुल जी को आप सिखा देते हैं कि भाई इतना जाकर के जरा उपराष्ट्रपति का कुशल से पूछ लीजिए, उनका कार्यालय है सदन में, वहां जाकर एक बार पूछिए कि कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे, क्या उनकी हालत है, मैं उनके क्या सहयोग कर सकता हूँ, उनके जांच पुरसी मैं करना चाहता हूँ, तो इस देश को अच्छा लगता। कम से ईशान त्यागी जैसे भाई को राहुल जी को समझाना चाहिए कि भाई 91, 92, 100 चुनाव हम जी बोलिए ईशान त्यागी जी। राहुल जी आपको कुछ सोच होनी चाहिए, कुछ समझ होनी चाहिए, ईशान त्यागी जैसा सोचना चाहिए। ठीक है धनंजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। ईशान त्यागी जी। पुनीता जी, हमारे यहाँ सिखाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वो बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, तो उसको उसके घर से नहीं निकाला जाता। अगर सरकार ये चाहती तो उनको ये आवास खाली नहीं करने देती, लेकिन ये सरकार इतनी कुंठित मानसिकता से प्रेरित है, प्रधानमंत्री जी इतने चिड़े हुए हैं जगदीप धनखड़ साहब से, दो कारणों की वजह से। क्योंकि एक तो जो उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाने का काम किया, और एक दूसरा कि जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो हम मोशन लेकर आए थे, उसको जगदीप धनखड़ जी ने एक्सेप्ट करने का काम किया, वहां सरकार सोती हुई पाई गई। तो इसलिए क्योंकि वो जब तक वो संवैधानिक मूल्यों को हनन कर रहे थे, जब विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब, तब तक तो बहुत अच्छे लग रहे थे, वही मीठा मीठा गप गप वाली बात और कड़वा कड़वा थू थू। और जब वो उनको कड़वे लगने लग गए तो उनको निकाल दिया गया। अब उनका जो कार्यालय की इन्होंने बात करी, उनके कार्यालय में एक मीटिंग रखी थी उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें जेपी नड्डा साहब को और किरण रिजिजू जी को जाना था, वहां पहुंचना था, वो नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? उनका अपमान कर लेके नहीं पहुंचे। आप चाहते तो उस मीटिंग में जा सकते थे ना। और उसके ही तुरंत बाद, कुछ घंटों बाद, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। और रही बात, देखिए उन्होंने क्योंकि बोला कि हम गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, हमने देखा राहुल गांधी जी ने किस तरह से दिखाया। चलिए ठीक है, ईशान त्यागी जी और धनंजय गिरी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, इसके पीछे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार यही सवाल भी उठा रहा है कि आज जो चुनाव उपराष्ट्रपति का हो रहा है वो जबरदस्ती थोपा गया चुनाव है, और जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया इसके पीछे की वजह भी लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष से पूछ रहा है। हालांकि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है और वोटिंग प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। इस पर इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी